नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अहमदाबाद में कुछ लोग तंत्र मंत्र और काले जादू के फेर में पड़े थे। इत्तेफाक से क्राइम ब्रांच को इसे लेकर एक खुफिया जानकारी मिली। क्राइम ब्रांच ने उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया और पुलिस की तफ्तीश खत्म हुई एक ऐसे अंधे कुएं में पहुंचकर जहां पिछले 34 सालों से एक महिला की लाश कैद थी। एक खंडहर में मौजूद इस अंधे कुएं वाली लाश का कत्ल 1992 में हुआ था। लेकिन आखिर कौन थी ये महिला और क्या थी ये मर्डर मिस्ट्री? आइए देखते हैं। घने रिहायशी इलाके के बीच ये खंडहर नुमा मकान की दीवार के साथ मौजूद ये अंधा कुआं और अंधे कुएं में पुलिस की मौजूदगी में चलती जेसीबी की लंबी खुदाई। गर्मी की इस चिलचिलाती धूप में करीब 3 घंटे की खुदाई के बाद कुछ दांत, चंद इंसानी हड्डियां और एक अदद अंगूठी की सूरत में अहमदाबाद पुलिस को इस खंडहर से जो कुछ मिला उसने पुलिस को करीब 34 साल पुरानी एक मर्डर मिस्ट्री को क्रैक करने के कुछ और करीब पहुंचा दिया। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर ये लाश किसकी थी जिसे 34 साल पहले यहाँ दफना दिया गया? उसे दफनाने वाले लोग कौन थे? इस कत्ल की वजह क्या थी? करीब 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक ये राज कैसे छुपा रहा? और उससे भी अहम ये कि आखिर इतने साल बाद एकाएक इस मामले की पुलिस को खबर कैसे मिली? नहीं, हम तो जैसे 4-5 साल से यहाँ आए थे, हमें कोई जानकारी नहीं यहाँ की। अच्छा, कौन यहाँ पे रहता था? किसकी ये जगह है? नहीं, जब से हम आए थे उस टाइम से तो कोई भी नहीं रहा है। किसकी जगह किसकी है ये दोनों एक ही भाई के थे, एक ही मकान था ये, तो दोनों भाइयों ने अलग अलग करे थे। ये हमने खरीद लिया था। 2 भाई बहनों का हुआ था। छोटी बहन को ये मकान दिया था, छोटे भाई को वो मकान दिया था। छोटी बहन से हमने खरीदा, छोटे भाई ने किसी और को बेचा, फिर उसने किसी और को बेचा। उसने इस दिमाग घुमा देने वाली दशकों पुरानी मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले खंडहर में चलते इस खुदाई ऑपरेशन के हर एक पहलू को बारीकी से समझ लीजिए। यह अहमदाबाद के कुतुब नगर का वटवा इलाका है। दिन है बुधवार 29 अप्रैल का और वक्त है दोपहर के करीब 12 बजे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक टीम खुफिया इनपुट के आधार पर मोहल्ले में मौजूद इस खाली पड़े खंडहर नुमा मकान की खुदाई के लिए आ पहुंची है। पुलिस टीम को जेसीबी और खुदाई के तमाम साजो सामान के साथ देखकर इलाके के लोग हैरान हैं और लाजमी तौर पर पुलिस की एक कार्रवाई देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जमा हो चुकी है। इलाके के लोग इस बात से भी ज्यादा हैरान हैं कि इस मकान में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता है और लोग इसे भूत बंगले के नाम से जानते हैं। ऐसे में इस मकान में पुलिस का क्या काम? मगर पुलिस तो पुलिस है, उसका इन रहस्यमयी और अंधविश्वास से भरी कहानियों से भला क्या वास्ता? तो अफसरों का इशारा मिलता है और जेसीबी अपने काम में लग जाती है। कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस वक्त की गर्द में दफन इस कुएं को करीब 12 फीट तक खोदने में कामयाब हो जाती है। और फिर किस्तों में सामने आता है एक ऐसा सच जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। खंडहर के इस अंधे कुएं में एक लाश के दफन होने की इनपुट बिल्कुल सही निकलती है और करीब 3 घंटे की खुदाई के बाद यहां से रह रहकर इंसानी हड्डियां, दांत, अंगूठी और ऐसी ही दूसरी चीजों की सूरत में कत्ल के सबूत बाहर निकलने लगते हैं। चूंकि मामला एक बेहद पुरानी मर्डर मिस्ट्री का है तो इस सच्चाई की तह तक जाने के लिए पुलिस को भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का सहारा है। कुछ इसी वजह से पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को पहले ही मौके पर बुला लिया है और खुदाई से बाहर निकलते हर एक सबूत को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही अपनी निगरानी में इकट्ठा करने में लगे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जेबलिया साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जेसीबी मशीन यहाँ पे लगा हुआ है, एक ज़मीन को खोदी जा रही है, कुछ अवशेष मिले हैं, किस प्रकार से ये कार्यवाही की जा रही है और क्राइम ब्रांच किस दिशा में ये जांच कर रही है? हमको यहाँ थोड़ा इनपुट मिला है कि यहाँ डेड बॉडी ऐसे दफनाई गई है, तो इस बारे में चल रहा है, खुद काम चल रहा है। असल में अहमदाबाद पुलिस को इस इलाके में रहने वाले एक परिवार के बारे में ये जानकारी मिली थी कि उसके कुछ लोग तांत्रिकों के संपर्क में हैं
और जादू टोने की मदद ले रहे हैं। पुलिस ने इस इनपुट को डेवलप किया तो पता चला कि परिवार के कुछ सदस्यों को हेलुसिनेशन यानी भ्रम की शिकायत है, जिन्हें इस भूत बंगले यानी खंडहर नुमा मकान के नीचे दफन एक लाश के सपने आते हैं। 1992 में हुई एक हत्याकांड का पर्दाफाश अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हाल ही में किया है। हमारी टीम जो फील्ड में बिल्कुल अलर्ट रहती है, उनको एक इनपुट मिली कि जिससे पता चला कि कुछ फैमिली है वो उनको ऐसा हेलुसिनेशन होता है और वो कुछ जादू टोना टाइप का, ब्लैक मैजिक टाइप का वो मदद लेना चाहती हैं उसे छुटकारा लेने के लिए। ये इनपुट थोड़ी संदिग्ध लगी तो हमारे जो टीम्स हैं उन्होंने सूझबूझ के साथ इसको डेवलप किया। पुलिस जब इस मामले की गहराई में उतरी तो उसे पता चला कि पहले ये मकान शमसुद्दीन खेड़ावाला नाम के एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर का था, जो किसी जमाने में खुद भी राजमिस्त्री का काम किया करता था। लेकिन उसी के रहते रहते यानी साल 1992 में इस मकान में किसी का कत्ल हुआ। उसकी लाश यहाँ दफनाई गई और परिवार के लोग इस मकान को बेचकर कहीं और चले गए। बाद में बताया गया कि खुद शमसुद्दीन खेड़ावाला की भी साल 2015 में हार्ट फेल होने से मौत हो गई। अब पुलिस ने और जानकारी जुटानी शुरू की और फिर इसके आगे उसे जो और जैसी जैसी बातें पता चली वो हैरान करने वाली थी। इस खंडहर नुमा मकान में 34 साल पहले जिसका कत्ल हुआ था वो कोई और नहीं, इसी शमसुद्दीन खेड़ावाला की पत्नी फरजाना उर्फ शबनम थी। अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में जिस तरह से काफ़ी अरसे से जो अनडिटेक्ट केस रहे हैं उनको ढूंढने की या तो फिर ऐसी कोई वारदात है जो सामने नहीं आई हो, उस तरह की जो भी जानकारी लेने की एक प्रक्रिया हमेशा रहती है। उसी प्रक्रिया के भाग रूप क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सन 1992 में किसी महिला की हत्या करके वटवा में कुतुबनगर में एक घर रहना जो मतलब रहने का जो मकान है उसमें दफनाया गया है। अब सिर्फ इतनी जानकारी के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल था, पर धीरे धीरे उस चीज़ को मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और कलेक्ट करने के बाद वो मकान जो था जिसमें ये महिला की लाश को दफनाया गया था, उस मकान को आइडेंटिफाई किया गया पहले। असल में फरजाना से शमसुद्दीन की मुलाकात 90 के दशक में मुंबई में रहने के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो गई। मोटे तौर पर विवाद की दो वजहें थी। एक तो फरजाना के चाल चलन पर शमसुद्दीन को शक था, ऊपर से फरजाना शमसुद्दीन के साथ रहते हुए अब उससे उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने लगी थी, जबकि शमसुद्दीन पहले से ही शादीशुदा था। ऐसे में शमसुद्दीन ने अपने भाई इकबाल, एक बहन और एक दोस्त समेत कुछ और लोगों के साथ मिलकर फरजाना के कत्ल की साजिश रची। साल 1992 की एक रात जब फरजाना सो रही थी तो अपनी बहन के इसी मकान में शमसुद्दीन ने बाकी लोगों के साथ मिलकर पहले गला घोंटकर उसकी जान ली और फिर उसकी लाश को घर में इसी जगह पर मौजूद इस अंधे कुएं में दफना दिया, जिसके बाद उसने ऊपर से सीमेंट की चिनाई कर दी। असल में शमसुद्दीन खुद ही राजमिस्त्री था, तो उसे इस काम में किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आई। और चूंकि पूरा का पूरा कत्ल मकान के अंदर हुआ और लाश भी मकान के अंदर ही ठिकाने लगा दी गई, तो किसी को कानो कान इस वारदात का पता भी नहीं चला। डेवलप करने में लगभग 1.5 से 2 महीने को पूरा अपने डेवलप करने के बाद पता चला कि फरजाना उर्फ शबनम, जो मूल धोलका की रहने वाली थी और बॉम्बे में सेटल हुई थी, वो एक शमसुद्दीन नाम के आदमी से उनका जो था फ्रेंडशिप हुई थी। फ्रेंडशिप के बाद आपसी आंतरिक झगड़ा होने के बाद शमसुद्दीन, करीम छिपा, इकबाल और अन्य 4 से 5 शक्मंद लोगों ने उसकी हत्या करके उसको एक कुएं में दफना दिया था। कुएं के ऊपर उन्होंने मिट्टी डाली, मिट्टी के ऊपर सीमेंट से फ्लोर बनाया गया ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। तो ये 1992 के बाद एक ऐतिहासिक रूप में जो क्राइम ब्रांच की टीम है, हमारे ACP, PI और सब इंस्पेक्टर और स्टाफ, उन सभी ने बहुत मेहनत करी है और ये उन्हीं का परिणाम है। लेकिन ये तो रही कत्ल के बाद लाश ठिकाने लगा देने की कहानी। इसके बाद पिछले 3 दशकों के लिए इस केस से जुड़े आरोपी यानी शमसुद्दीन और उसका भाई इकबाल भी कुछ ऐसे अज्ञातवास में चले गए कि उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं लगी।
बल्कि ये पता चला कि साल 2015 में शमसुद्दीन की कुदरती तौर पर ही मौत हो गई। यानी मकतूल की जान तो पहले ही जा चुकी थी और अब कातिल भी इस दुनिया से दूर चला गया। ये खबर कुछ लोगों ने खास तौर पर इसलिए फैलाई ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि अब उस मामले में कुछ बचा ही नहीं। जी बिल्कुल, जो कुछ शकमंद हैं उनकी पूछताछ अभी चालू है और जो शमसुद्दीन नाम का एक मुख्य आरोपी के तरीके जिसका नाम सामने आ रहा है, पहले ऐसा बताया गया था कि वो मर गया है, लेकिन एक बार पुलिस हम उसकी फिर से वेरिफिकेशन कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो नाम छुपा के या नाम बदल के रह रहा हो। जब पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने जो ड्यू प्रोसेस होता है उसके तहत एसडीएम साहब को बुलाया और उसके बाद एक्सकेवेशन की। जाहिर है कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद शमसुद्दीन और उसके भाई बहन अपने अपने मकानों को बेचकर वटवा के इस इलाके से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए और किसी को इस वारदात का पता ही नहीं चला। चूंकि कुएं वाले मकान में कोई रहता नहीं था और उससे जुड़ी कहानियां फिजा में तैरने लगी थी तो लोग उसे भूत बंगला कहकर पुकारने लगे। लेकिन इसी भूत बंगले के अंधे कुएं से पुलिस ने फरजाना की लाश खोदकर बाहर निकाली। अड़ोस पड़ोस में जब इस पूरी जो बनाव था उसके बारे में जानकारी ली तो ये पता चला कि इस मकान में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है और 5 से 7 साल से मकान वैसे ही खाली रहता है। जब ये मकान में कोई रहता नहीं है उस बारे में जब तफ्तीश जारी की तो पता चला कि यहाँ रहने वाले लोग जो कि काफ़ी श्रद्धा में मानने वाले लोग मानते हैं कि यहाँ पर कोई रह नहीं पाता है, कुछ उनको परेशानियाँ होती है। साल 1992 में हुई फरजाना की हत्या में शामिल शमसुद्दीन और उसका भाई इकबाल जो कि अभी जिंदा हैं और पुलिस की रडार में हैं, लेकिन सालिया जो कि शमसुद्दीन की बहन है और शमसुद्दीन का दोस्त अब्दुल करीम, ये दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में जब क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि फरजाना की हत्या करके एक मकान के कुएं के अंदर उसकी लाश को दफना दिया गया है, उसके बाद जेसीबी के माध्यम से उस कुएं की खुदाई की गई। कुआं खोदने के बाद फरजाना के कंकाल मिले हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है दांत और काफ़ी हद तक जो हाड़ पिंजर है वो मिला हुआ है, जिसकी जांच डीएनए के माध्यम से करवाई जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद जो हत्या में शामिल हैं शमसुद्दीन और उसका भाई इकबाल, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। असल में इस मकान को शमसुद्दीन और उसके परिवार ने अलग अलग लोगों को बेचा तो जरूर, लेकिन जो भी इस मकान में रहने के लिए आया उन्हें कथित तौर पर कोई आत्मा या ऊपरी साए का एहसास होता था, जिसके चलते ये मकान एक के बाद एक कई हाथों में बिकता चला गया। लेकिन इतनी खरीद बिक्री के बावजूद पिछले 10 सालों से कोई भी इस मकान में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पड़ोसियों का कहना है कि 3-4 लोग मकान बेच के चले गए हैं जहां कुआं था और जहां पे बॉडी को दफनाया गया था। लेकिन शमसुद्दीन की बात करें तो कितने समय तक वो वहां रहा या उसका भाई या उसका परिवार रहा और किन लोगों को आभास होता था कि यहाँ कोई बॉडी है और लोग डरे हुए थे? जी, जिसमें एक जो दूसरा मुख्य आरोपी अब्दुल करीम छिपा, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि वो भी मर गया है, लेकिन उसकी भी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और 2011 तक वो रहता था, 2015 से 16 के बीच तक ये लोग यहाँ रहते थे। पिछले 10 साल से मकान इसलिए बंद था क्योंकि इनको ऐसा आहट इनको लगती थी कि भाई यहाँ पे कोई भूत आत्मा वगैरह रह रही है, तो ये इस अंधविश्वास के से इन्फ्लुएंस होके मकान छोड़ के चले गए। अरे ये जिसका था ना, 2 भाई बहनों का हुआ था। छोटी बहन को ये मकान दिया था, छोटे भाई को वो मकान दिया था। छोटी बहन से हमने खरीदा, छोटे भाई ने किसी और को बेचा, फिर उसने किसी और को बेचा। उसने 4 इंसान 4 हो गए इसके हकदार, चारों ने एक दूसरे को बेच के चले गए। आपको कुछ ऐसा कुछ था दिमाग में? नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम। हमको 14 साल चल रहा है। 4 साल से ही 14 साल है। जून की 2 तारीख को 4 साल पूरे होंगे हमको ये मकान लिए हुए। हमको कुछ नहीं पता था, खंडर पड़ा है। जाहिर है ये मामला बेहद पुराना है। इतने पुराने मामले में पुलिस के लिए भी सबूत जुटाना और गवाहों को इकट्ठा करना एक मुश्किल काम है। इसलिए इस केस में पुलिस का सारा फोकस कुछ पुराने गवाहों की पहचान करने के साथ साथ अंधे कुएं से बरामद हड्डियों की फॉरेंसिक जांच पर टिकी है। आप बोल रहे हैं कि पूरा हाड़पिंजर मिला हुआ है, दांत मिले हुए हैं और कई सारी चीजें मिली हुई है, कैसे? लेकिन आप एफएसएल के अंदर इसके रिपोर्ट, क्योंकि जो लड़की जिनकी जो डेथ हुई है जिस महिला की, उसके क्या परिवार के लोगों के साथ संपर्क हो चुका है? जी, इसमें एक महिला का ब्रदर है, उसके साथ पुलिस ने संपर्क किया है और उनके सैंपल्स डीएनए मैचिंग के लिए आगे हम भेज रहे हैं
और जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे लीगल प्रोसीजर करते हुए जो भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करना है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर शमसुद्दीन या उसका जो परिवार है वो फिलहाल कहाँ पे रहता था अहमदाबाद? ये लोग अलग अलग जगह रहते थे, वटवा के आसपास रहते थे और अहमदाबाद के अलग अलग विस्तारों में रहते थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 35 साल पहले हुई हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें फरजाना नाम की महिला की हत्या उसके पति शमसुद्दीन ने की थी। शमसुद्दीन अपनी पत्नी फरजाना की हरकतों से परेशान था, जिसे लेकर उसने अपने दोस्त अब्दुल से उसकी पत्नी को लेकर बात की थी और अब्दुल ने बाद में शमसुद्दीन को उसकी पत्नी फरजाना की हत्या करने का साथ में मिलकर प्लान बनाया था। अब्दुल के कहने पर शमसुद्दीन उसकी पत्नी फरजाना को लेकर उसकी बहन यानी कि सालिया के घर वटवा में पहुंचा था और जब रात के समय शमसुद्दीन उसकी पत्नी फरजाना के साथ सो रहे थे, उस समय अब्दुल और शमसुद्दीन ने अपनी बहन सालिया और शमसुद्दीन के बड़े भाई इकबाल के साथ मिलकर फरजाना का गला घोटा, उसकी हत्या कर दी। बाद में लाश को घर के पास मौजूद कुएं में दफना दिया था। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।